Hello everyone, I welcome you all to the amazing platform of Physics Wala. Today we are here to discuss the lecture number 4 of our chapter D and F block elements in our wonderful batch, that is the संकल्प batch, जिसमें हम preparation कर रहे हैं boards के लिए, CUET के लिए 2023. तो सबसे पहले बेटा आपकी डेट शीट आ चुकी है. आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में है, एंड ऑफ द फरवरी में केमिस्ट्री का, करेक्ट. आप सब लोगों ने बेटा फिजिकल केमिस्ट्री को डन कर लिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डन कर लिया है. अब आप चल रहे हैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ. तो अब आपका एक तरीका होना चाहिए पढ़ने का कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए. आपको साथ साथ में मैम के चलना है. मैम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा रही हैं, तो मैम के बिल्कुल साथ साथ चलिए, बिल्कुल भी बैकलॉग मत होने दीजिए, है ना. जो भी आपको डेली का काम डेली करवाया जाता है उसे घर पे जाके रिवाइज करिए हर हालत में. पूरे नोट्स बनाइए. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं बेटा कि अगर आप लेक्चर देख लेते हैं और उससे आपका काम बन जाता है, तो वो चीज़ सही नहीं है. आप लेक्चर भी देखिए, साथ में बेटा आप अपने नोट्स भी बनाइए, करेक्ट है ना. नोट्स में बैकलॉग किसी भी बच्चे का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार बेटा आप अपना आलस या किसी भी चीज़ की वजह से नोट्स में पीछे रह जाते हैं तो वो बैकलॉग इकट्ठा होता चला जाता है, एंड दैट सिचुएशन बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल, करेक्ट. इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को साथ साथ में सैटरडे संडे में डन करो, है ना. या आपको जो भी अपने डेज वीक में फ्री मिलते हैं उसके अंदर डन करो, है ना. जो भी आपका पिछला पोर्शन है आपको उसको अपने सैटरडे संडे में रिवाइज करना है. इस तरीके से टाइम टेबल बनाइए, और जो चीज़ें चल रही हैं उनको साथ ही में ही पक्का करते हुए चलो, है ना. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया बेटा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखना है, वो आपने लिखना सीखा, है ना. कहाँ पर आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट है, क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या है ना. फिर हमने शील्डिंग इफेक्ट को जाना, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन को जाना. कल हमने डिस्कस करा एटॉमिक साइज किस तरीके से वेरी करता है व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमने जाना. बहुत डिटेल में आपका कल का लेक्चर था जिसमें हमने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी बच्चे को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता हो तो वो भी उस चीज़ को सुन के बहुत ईजिली हर चीज़ को कर सकता है, करेक्ट. तो यहाँ तक का अपना पोर्शन बेटा डन करके रखिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो भी चीज़ आती है, एक तो आप उस चीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो, और दूसरी चीज़ कि आपको कोई टेंशन ना हो कि मुझे पिछला कितना सारा पढ़ना है और साथ में ये सब चल रहा है. जो साथ में चल रहा है वो साथ में पक्का करता हुआ चलो, और जो पिछला हो चुका है अगर तुम्हें लगता है कि तुम भूल गए हो तो अपने डे टू डे टारगेट्स बनाओ. जैसे लेट्स सपोज करो अब आज सैटरडे है, कल संडे है ना. उस हिसाब से अगर देखें हम कि हम उठते ही अपना एक टारगेट बना लें कि भाई मुझे आज केमिस्ट्री का, अगर मैं रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ पुराने पोर्शन की, जैसे आपको जनवरी से स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना, कि आज मुझे सोल्यूशन का चैप्टर करना है, मुझे सोल्यूशन के 2 लेक्चर का कंटेंट आज डन करना है, उसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, उसके सारे होमवर्क क्वेश्चंस, जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन, सब कुछ डन करना है. फिर अगले दिन अगले 2 लेक्चर लो, फिर अगले दिन अगले 2 लेक्चर लो. ऐसे तुम टारगेट्स बनाओ. ऐसा मत सोचो कि एक ही दिन में पूरा सोल्यूशन रिवाइज करना है, वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता. और फिर जब पॉसिबल नहीं होता तो हम सोचते हैं कि हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है. तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए डे टू डे, और एक दिन में 2 चीज़ों को लेकर चलिए, है ना. एक दिन में लेट्स सपोज करिए कि आपने क्या किया कि केमिस्ट्री को ले लिया और बायोलॉजी को ले दिया, है ना. एक में आपने क्या करा कि भाई अपना फिजिक्स ले लिया, उसके साथ मैथ्स ले लिया, या कुछ और सब्जेक्ट. आप 2-2 की पेयरिंग रखिए. एक ही दिन में फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक साथ मत पढ़िए, क्योंकि दोनों थोड़े तगड़े सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको किसी नॉर्मल सब्जेक्ट के साथ पेयर अप करिए, है ना. इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे. और बेटा अब जनवरी आ चुका है, अब आप बिल्कुल भी आलस, प्रोकास्टिनेशन ये सब नहीं कर सकते हैं अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो. प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, देखो प्री बोर्ड्स के हिसाब से नहीं पढ़ना होता है हमें हमें बेटा बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ना है. हमारे बोर्ड्स में मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए, तो हम अपना एक मोटा मोटा एस्टिमेशन लेकर चलते हैं कि हमें 30 जनवरी तक एक बार अपना पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेना है, ताकि हम 1 फरवरी से अपने एग्ज़ाम की तरफ भी चल सके. और अगर हो सके तो सेकेंड टाइम रिविजन करें, वो रिविजन फर्स्ट टाइम ना हो. तो जनवरी तक, है ना, कम से कम 15 जनवरी तक आपको कंप्लीट कर लेना है अपना एक बार का सिलेबस. ये आपका गोल होना चाहिए हर बोर्ड के बच्चे के लिए. 15 जनवरी तक सारा सिलेबस जो है एक एक बार कर लो, है ना.
हमारा जो चल रहा है वो तो साथ में चलेगा ही, जो पिछला है वो कैसे रिवाइज करना है, अपना टाइम टेबल बनाओ, एक दिन में उतना ही चीज़ों को लो जितना कि तुम कर सकते हो, है ना। हवा में हमें बातें नहीं करनी है कि हाँ हम एक दिन में सोल्यूशन कर लेंगे फिर अगले दिन हम इलेक्ट्रो कर लेंगे, वो नहीं हो पाता बेटा, है ना। तो बेटा आई होप कि आप मेरी बातों को समझ गए हैं कि मैम आपको क्या कहना चाहती हैं, है ना। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ कि आज हमें क्या डिस्कस करना है। आज हमें डिस्कस करना है बेटा और प्रॉपर्टीज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जैसे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे पास आते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हमारे पास आती है बेटा डेंसिटी, हमारे पास आती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट्स, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड द एलॉय फॉर्मेशन। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें इनमें सब, इन पे से सवाल भी आते हैं, छोटे छोटे सवाल आते हैं, ज़्यादा इनमें कुछ है नहीं, तो मेरी बातों को बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले मैं हमेशा तुम्हारे लिए डी ब्लॉक से जुड़ी हुई पीरियोडिक टेबल लेके आती हूँ कि तुम्हें हमेशा ये चीज़ का ध्यान रहे कि तुम्हें ये पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से आनी चाहिए इफ़ यू वांट टू डिस्कस द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज़ आवर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो सबसे पहला बेटा हमारे पास हमारा टॉपिक आता है। अब देखो बेटा जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बेटा, वो वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। वेराइटी या फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे दोनों शब्द आपके पास लिखे हुए हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, वेराइटी का मतलब क्या होता है, बहुत सारी तरह की चीज़ें, है ना। तो बहुत सारी तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आता है बेटा इसका रीज़न क्या है। ठीक है शो तो करते हैं, वो हम बात समझ गए, बट ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस प्रॉपर्टी। रीज़न होता है बेटा क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमारे डी के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर और एस के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं बेटा बॉन्डिंग के अंदर। हमारा जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, हर बच्चा जानता है, इस क्लास में बैठा हर बच्चा जानता है कि हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो हमारे पास होता है बेटा n-1 डी 1 से लेकर 10 NS 0 से लेकर 2, यानी कि यहाँ पर हमारे पास D के इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं प्लस बेटा हमारे पास S के इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ये दोनों के दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात तय है बेटा, यही आपका रीज़न है। जो रीज़न लिखा है बेटा, जो रीज़न आपके पास लिखा है, ये रीज़न आपके दिमाग में प्लस आपकी नोटबुक में बिल्कुल क्लियर जाना चाहिए। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये प्रॉपर्टी है तो इसका ये रीज़न है। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि हम डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में हर चीज़ में रीज़न ये घुसा दे, हाफ फिल स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी। नहीं बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होने का एक ही रीज़न है क्योंकि उसमें आपके डी के इलेक्ट्रॉन्स और एस के इलेक्ट्रॉन्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है बेटा, दे हैव वेरी लेस डिफरेंस इन देयर एनर्जी। अब क्या होता है बेटा, ये आपसे कहना चाहता है कि मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, लेट्स से एग्जाम्पल मैं आपके पास लेती हूँ मैंगनीज़ का, है ना बेटा। तो मैंगनीज़ आपके पास क्या होता है, आर्गन होता है बेटा, और क्या होता है 3d5 होता है, 4s2 होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आपके पास मैंगनीज़ की, है ना। तो मैंगनीज़ के अंदर जो आपका 3d एंड 4s ऑर्बिटल होते हैं, है ना बेटा, जो आपके 3d एंड 4s ऑर्बिटल होते हैं, तो इनके बीच में बेटा जो एनर्जी गैप होता है, हैव वेरी लेस एनर्जी गैप। ये सब मैंने लिखा हुआ है पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। अगर बेटा आपका जो एनर्जी गैप होगा, है ना, अगर आपका जो एनर्जी गैप होगा अगर वो बहुत ही कम होता है, अगर आपका एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का, तो उस केस में बेटा इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के ऑर्बिटल में शिफ्ट होना आसान हो जाता है।
तो ये सिचुएशन होती है आपकी 3D और 4s के बीच में, ये सिचुएशन नहीं होती। इन दोनों के बीच में, इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं और आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकती है। बेटा आपको क्या मिल सकती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके डी और एस के दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके डी में n-1 डी में और आपके ns में एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। ये पॉइंट हमने यहाँ मेंशन कर रखा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई हमें ये बताओ कि किसी भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला होता है। आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कि डी ऑर्बिटल में कितने हैं, और फिर एस के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लो, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो और फिर बता दो, जो भी नंबर आता है वही आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैम आपसे क्या कहना चाहती हैं, मान लो बेटा कि हम बात करते हम बात करते हैं बेटा मैंगनीज की ही बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इसी पर पूछे जाते हैं। आर्गन 3d5-4s2, ये आपके पास मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपको पता है बेटा कि इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी कितने हैं बेटा आपके पास है 5, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s यानी कि s, 4s नहीं लिखेंगे, सिर्फ s लिख देते हैं हम यहाँ पे, वो कितने हैं बेटा 2 है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये कितनी तक अचीव कर सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ये 5 + 2 यानी कि 7 तक अचीव कर सकता है। तो यही आपका तरीका होना चाहिए जब भी आपको निकालनी है कि कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या अचीव कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो ये है सबसे पहले छोटी सी एक थ्योरी आपकी किसके अंदर बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। अब हमारे पास एक टेबल है ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो कि एनसीईआरटी की ही टेबल है, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि कौन कौन से एलिमेंट्स कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ये हमारा स्कैंडियम हो गया, ये हमारा टाइटेनियम हो गया, हम कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, ये वेनेडियम हो गया, ये क्रोमियम हो गया, ये मैंगनीज हो गया बेटा, ये आयरन हो गया, ये कोबाल्ट हो गया, ये बेटा निकल हो गया, ये कॉपर हो गया और ये जिंक हो गया। ये आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। अब देखो बेटा, इनकी जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने लिखी हैं वो सभी आपको याद होनी चाहिए। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इस टेबल से सवाल आते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि आपको ये टेबल जो है, ये जो टेबल है बेटा, ये आपको लर्न करनी है। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि टेबल लर्न करनी है कि नहीं करनी है, तो मैं खुद ही से ही लिख दे रही हूँ कि आपको टेबल याद होनी चाहिए, आपको टेबल बेटा याद होनी चाहिए। अब मैं इनमें से कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इवन एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे कि आपके पास पूछा जाता है बेटा, आपके पास पूछा जाता है सबसे पहले कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसे हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, देखो यहाँ पर हम इस चीज़ को एक बॉक्स में डाल देते हैं। अब बेटा हमारे पास इसका जो आंसर है वो है बेटा स्कैंडियम यानी कि Sc, है ना। इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना, 21, और जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो आती है बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। ये बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब ये सिर्फ एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करता है। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करता है? एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान से सुनना है मेरी बात को। ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसकी पॉसिबल है वो है बेटा +3 की, और वो कहाँ से हमें मिलती है? जब हम D के और S के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं तो वो हमें 3 ही मिल रहे हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही पॉसिबल है, इसके अलावा ये कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब तुम इसको पूरा का पूरा
तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या बचता है ना। मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ऐसे भी लिख सकती हूँ, आर्गन 3d1 4s2। अब तुमने अगर सारे के सारे d इलेक्ट्रॉन्स और s के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, तुमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को देखा कि +3 आ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना बच जाता है बेटा, आर्गन, है ना। स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जब शो करेगा, जब स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ आर्गन बच जाएगा, है ना। अब अगर आपके पास अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करने के बाद, है ना, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है +3 और उसमें इसके पास कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, है ना, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर आपने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव किया जो कि +3 है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपके पास कोई डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, आप डी की तरफ से बिल्कुल खाली हैं, तो आपका नाम पड़ जाएगा नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो स्कैंडियम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है, रीजन, देयर इज नो d electrons, there is no d electrons present after achieving +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है तो तुम्हारा नाम अब से नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट पड़ चुका है। ये बात दिमाग में से नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन डन। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है 3D सीरीज के अंदर जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? अब तुम देखो ध्यान से, तुम्हारे पास क्या है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है ना बेटा, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है। देखो बेटा, सबसे ज़्यादा सवाल 3D सीरीज से पूछे जाते हैं, तो फोकस 3D सीरीज पे होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या लिखते हो, 3d1 4s2। यहाँ क्या लिखते हो बेटा, 3d2 4s2। यहाँ क्या लिखते हो बेटा, 3d3 4s2। यहाँ क्या लिखते हो, 3d5 4s1 लिखते हो। यहाँ क्या लिखते हो, 3d5 4s2। यहाँ बेटा 3d6 4s2। यहाँ पर बेटा 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1, 3d10 4s2। अब मैंने तुम्हें एक चीज लिखवाई है यहाँ पे कि अगर हमें किसी की भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन डी में कितने हैं वो गिन लो, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गिन लो और दोनों को जोड़ दो तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें मिल जाएगी। अब ये टेबल में देखो, तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉसिबल है इसके लिए है, इसके लिए +4 है, इसके लिए +5 है, +6 है, +7 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब हम बेटा स्कैंडियम से जाते हैं मैंगनीज की तरफ और फिर मैंगनीज से जब हम जाते हैं जिंक की तरफ, तो हमें दिखाई देता है कि जब हम स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ जा रहे हैं तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है और मैंगनीज की हमारे पास जो होती है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना बेटा। साफ साफ दिख रहा है हर बच्चे को कि मैंगनीज की जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मैंगनीज की क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और जब तुम मैंगनीज से जाते हो जिंक की तरफ तो तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट घटने लग जाती है ना, घटती है, साफ साफ दिख रहा है। आयरन की +6, फिर +4, फिर +2 और फिर यहाँ, यानी कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो अचीव कर पा रहा है वो आपके पास कौन है, मैंगनीज, और वो कितनी पॉसिबल है, वो आपके पास +7 पॉसिबल है। तो ध्यान रहे बेटा, इस चीज को हम अपने इधर से भी देख सकते हैं।
है ना। यहाँ पर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल कितनी हो गई है मैक्सिमम बेटा, 1 और 2 मिलकर कितना हुआ, +3 हुआ। यहाँ कितनी पॉसिबल होती है, +4 पॉसिबल होती है। यहाँ कितनी पॉसिबल होती है, +5 तक। यहाँ कितनी बेटा, +6 तक। यहाँ कितनी बेटा, +7 तक। यहाँ पर फिर से आपके पास +6 हो जाती है। यहाँ पॉसिबल होती है बेटा +4, यहाँ पॉसिबल होती है +4, यहाँ पॉसिबल होती है +2 और यहाँ पॉसिबल होती है +2। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप अचीव कर सकते हैं वो मैंगनीज के लिए कर सकते हैं। आपको साफ साफ पता चल रहा है कि आपके D के इलेक्ट्रॉन्स प्लस S के इलेक्ट्रॉन्स हाईएस्ट इसी केस में आ रहे हैं, मैंगनीज के केस में आ रहे हैं। तो मैंगनीज ऐसा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है इन द 3D सीरीज, इन द बेटा 3D सीरीज। तो ये बात आपके दिमाग में से किसी भी कीमत पर नहीं निकलनी चाहिए। मैंने आपको खुद से इसके इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ऐड करके भी बता दिया है, ठीक है बेटा। और ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक के ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक के, इनमें तो तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली तुम्हें यहाँ पे फॉलो करना है। तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम्हें यहाँ पर कलर थोड़ा दूसरा ले लेती हूँ ताकि तुम्हें ये चीज़ अच्छे से दिखे। तुम्हें यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तुम्हें बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हें बेटा यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली फॉलो कि आपको n-1 D प्लस S के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। तो तुम्हारा एकदम आंसर एग्जैक्ट ही आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट का। बाद में तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ सकता है क्योंकि कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक में सब में तुम्हें यहाँ थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तुम्हारे मैंगनीज तक ये चीज़ बहुत अच्छे से फॉलो हो रही है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन D प्लस S के इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, ठीक है बेटा। ध्यान रहेगा ये चीज़, कोई भी बच्चा अपने दिमाग में से इस चीज़ को ना निकाले। आई होप दिस इज क्लियर। अब आता है बेटा अगली चीज़। अब आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक शो करते हैं। तो बेटा एक है आपके पास ऐसा एलिमेंट ऑस्मियम और एक है बेटा आपके पास एलिमेंट रूथेनियम, ठीक है। ऑस्मियम भी +8 तक शो करता है, रूथेनियम भी +8 तक शो करता है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये आयरन के नीचे आते हैं बेटा, आयरन वाले पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर आते हैं ये, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1 D6 NS2। ये बेटा इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ पर ऑस्मियम के लिए ऑस्मियम के लिए बेटा और रूथेनियम के लिए पूरे के पूरे D प्लस S के इलेक्ट्रॉन्स जब आप काउंट करते हो तो वो आपके पास आ जाते हैं 6 + 2 = 8। इसलिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट A तक शो करते हैं, 8 तक बेटा ये ऑक्सीडेशन शो करते हैं स्टेट। लिखिए बेटा, कोई भी डाउट आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आयरन, ऑस्मियम, रूथेनियम सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है बेटा। पहले आपका आयरन आता है, फिर उससे नीचे रूथेनियम आता है, सबसे नीचे ऑस्मियम आता है। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है वो भी लिख दिया है। आपका 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक ही पहुंचती है, बट अगर हम D ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो वहाँ पर +8 तक भी पहुंच सकती है। किसके लिए पहुंचती है? आपके ऑस्मियम के लिए और रूथेनियम के लिए। आयरन के लिए बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ +6 तक ही रहती है, सिर्फ और सिर्फ +6 तक ही रहती है। ये बात ध्यान रहे हर बच्चे को। अब मैं चल रही हूँ बेटा आगे। अब एक चीज़ का आप और ध्यान रखेंगे बेटा कि जब हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास हमारा आयरन है, हमारे पास हमारा रूथेनियम है
और हमारे पास हमारा ऑस्मियम है। इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स है ना। इस पूरे के पूरे ग्रुप की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है बेटा, इस पूरे के पूरे ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है n-1 d6NS2 है ना। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये रख रहे हैं। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की तो +6 है और ये दोनों +8 तक शो करते हैं। ऐसा इसलिए होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है, इसका रीज़न है बेटा मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मूविंग फ्रॉम बेटा टॉप टू बॉटम, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। तो बेटा जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव कर सकते हैं, पर जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए बेटा ऐसा होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसका रीज़न साइज पे आता है ना। अब आप बात करते हो बेटा, मान लो कि आप ऑस्मियम की बात करते हो है ना, तो उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, यहाँ पर बेटा 3D का यूज़ होता है, यहाँ 4D यूज़ होता है, यहाँ 5D यूज़ होता है ना। तो यहाँ पर एक आपके पास 5D होगा, ये 6s होगा है ना, ये 5D है, ये 6s है। तो यहाँ पर 5D बेटा 6 होता है और 6s 2 होता है। ऐसी आपकी ऑस्मियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। और मैं आपसे बात करूँ बेटा आयरन की, तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है बेटा 3D6 4s2 है ना। तो ये 3D होगा, ये बेटा कुछ 4s होगा। तो तुम खुद से बताओ बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन जो आपका आउटर मोस्ट शेल के रहते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टेड किस केस में रहेंगे? ज़्यादा अट्रैक्टेड बेटा आयरन के केस में रहेंगे है ना। तो इन दोनों की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इन सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है, अट्रैक्शन कम हो गई है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के बॉन्डिंग में ज़्यादा ईजिली पार्टिसिपेट कर पाते हैं है ना। तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो अचीव कर पाते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। कोई बेटा आपसे इसका रीज़न नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्यों आपके बड़े बड़े एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर पाते हैं बट छोटे एलिमेंट्स कंपैरेटिवली अचीव नहीं कर पाते। ये हमारे टॉप टू बॉटम के क्वेश्चंस के लिए है। जैसे कि एक और सवाल आपसे बहुत आपको दिखाई देगा, आपसे बोलता है बेटा कि आपके पास जो आपका ग्रुप नंबर बेटा 10 होता है ना, ग्रुप नंबर 10 होता है, उसमें कौन होता है? निकल होता है, पैलेडियम होता है, प्लैटिनम होता है। ये बेटा आपका ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 10, जिसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है बेटा? n-1 d8 होती है बेटा और NS2 होती है बेटा। यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आपके पास आपके इस ग्रुप की। बिल्कुल मैम, बिल्कुल यही होती है। तो बेटा आपको खुद को दिखाई दे रहा है कि निकल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा? निकल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? स्टेबल होगी। और प्लैटिनम की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा? स्टेबल होगी। मैंने तुम्हें अभी ये चीज़ समझाई है, अभी तुम्हारे सामने मैंने लिखा है कि मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। तो कोई डाउट मुझे यहाँ चाहिए ही नहीं। अब देखो बेटा, सवाल जो पूछा जाता है वो निकल और प्लैटिनम पे ही पूछा जाता है, तो मैं उसी के रिस्पेक्ट में तुमसे बात कर रही हूँ। सवाल पूछता है बेटा कि तुम्हारे पास एक निकल +2 है और तुम्हारे पास एक निकल +4 है, कौन ज़्यादा स्टेबल है? और पूछता है बेटा एक प्लैटिनम +2 है और एक प्लैटिनम +4 है, कौन ज़्यादा स्टेबल है? बताइए, आप खुद से आंसर डिसाइड करिए। अब तक मैं क्वेश्चन को लिख रही हूँ, आप खुद से डिसाइड करिए बेटा कि इनमें से कौन किस रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा। अभी मैंने तुम्हें बताया कि लोअर एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, यानी कि ऊपर वाले एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ये इसमें स्टेबल होगा, तो ये बेटा इसमें स्टेबल हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के बेसिस पे बताई है कि नीचे जाने वाले एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, ऊपर वाले एलिमेंट की बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। मुझे इस चीज़ में किसी भी बच्चे से कोई भी डाउट नहीं चाहिए, डन होना चाहिए, हर बच्चे का डन होना चाहिए। ठीक है बेटा, ध्यान रहे।
बहुत अच्छे से। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रही है, 5+1। वेनेडियम की +5 आ रही है, 3+2। टाइटेनियम की +4 आ रही है, 2 और 2। स्कैंडियम की +3 आ रही है। मैंगनीज तक, स्कैंडियम से मैंगनीज तक कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट कैसे पहुंची, कोई डाउट नहीं चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है फिर से लेक्चर को सुनो। मुझे डाउट नहीं चाहिए बेटा, मुझे इस चीज़ में डाउट किसी भी बच्चे से नहीं चाहिए। स्कैंडियम की कैसे हाईएस्ट +3 आई, वेनेडियम की कैसे +5 आई, कैसे क्रोमियम की हाईएस्ट +6 आई, कैसे मैंगनीज की +7 आई, नो डाउट, कोई डाउट नहीं चाहिए मुझे इस चीज़ में, ठीक है बेटा। उसके बाद अगली चीज़ आपके पास आती है ना बेटा, ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तो डन हो चुका है, सब बच्चे अब कर लेंगे। अच्छा बेटा, एक सवाल और पूछ लेते हैं यहाँ पे कि वाई जिंक, है ना, जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ +2 होती है, ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों है बेटा, ये भी आप आराम से समझ सकते हैं कि जो जिंक होता है बेटा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। देखो मैं हमेशा तुम्हारे लिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखती हूँ ताकि तुम्हें अगर फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने में डाउट होता है तो तुम्हें हो ना, बट बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। मैं जब तुम्हारी एज में थी मुझे भी नहीं आता था, मतलब अब मुझे ऐसा होता है कि उस वक्त मुझे बता देता कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को करना है पहले, तो शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल की होती है ना। तो ये चीज़ें होती है, उस वक़्त हमें किसी ने नहीं बताया, पर अब हम तुम्हें बता रहे हैं ना कि बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आपको करनी है, जैसे भी करो पर आपको करनी है, ठीक है। 1s2 2s2 बेटा, देन वी हैव 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, है ना बेटा। और अब ये जो इतना पोर्शन होता है अपना जो कि 3p6 तक आता है उसको अपन आर्गन लिख देते हैं, है ना, उसको अपन क्या लिख देते हैं बेटा, आर्गन। तो 3d10 4s2। तो बेटा ध्यान रहे कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, है ना, अभी अपन ज़्यादा फोकस जिंक पे करते हैं क्योंकि उस पर से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। जिंक ओनली शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तुम्हें याद होना चाहिए बेटा। जिंक ओनली शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट because only 4s electrons are involved, only 4s electrons are involved in bonding beta, only 4s electrons are involved in the bonding. I hope this is clear to everyone. क्योंकि बेटा ये चीज़ आपको क्यों अच्छे से मैंने लिखवाई है, क्योंकि जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब वहाँ पर एक लाइन आई थी कि जिंक अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन डी में नहीं रखता, इसलिए उसको हम नहीं कहते ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं बेटा, है ना। ये चीज़ अपन इसीलिए ही कर रहे हैं। तो ध्यान रहे बेटा कि अपना जिंक हो, चाहे अपना कैडमियम हो, चाहे अपना मर्क्यूरी हो, चाहे अपना कॉपरनीशियम हो, ये चारों के चारों डू नॉट शो दे, अब देखो तुम ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर समझ पाओगे, डू नॉट शो एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, दे डू नॉट शो एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, इन बेटा ग्राउंड स्टेट और एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी में भी वो कोई भी डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करते, नहीं शो करते बेटा, है ना। तो ध्यान रहे, ये थी बेटा कहानी अपने पास सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब हम चल रहे हैं बेटा डेंसिटी की तरफ। अब आप चलेंगे कहाँ पे, डेंसिटी की तरफ। डेंसिटी सबको पता है, वी हैव अ मास ऑफ सम सब्सटेंस और एनी एलिमेंट, हम उसको उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उसकी डेंसिटी मिल जाती है। अब डेफिनेशन हमसे कोई नहीं पूछेगा, हमसे डेंसिटी पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे भी नहीं जाते हैं, बट देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट जो आपके पास प्रेजेंट है तो इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सवाल डेंसिटी पे नहीं आते हैं बट आ सकते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा डेंसिटी जैसे ही आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो, जैसे ही बेटा आप मूव करते हो लेफ़्ट टू राइट, जैसे आप मूव करते हो बेटा लेफ़्ट टू राइट, तो आपको नॉर्मली जो आपकी डेंसिटी है, नॉर्मली बेटा
जो आपको आपकी डेंसिटी है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। आप वैल्यूज से देख सकते हो कि नॉर्मली जैसे आप मूव कर रहे हो टॉप टू लेफ्ट टू राइट, तो आपको आपकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट हम एक रेगुलर ट्रेंड की बात करें तो डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंटली तुम्हें इनको वैल्यूज को याद नहीं करना है ना। डोंट लर्न द वैल्यूज, डोंट लर्न द वैल्यूज। कोई तुमसे ये वैल्यूज जिंदगी में कभी नहीं पूछने वाला, ये बस जानने के लिए है कि अगर ये ट्रेंड तुम्हारा चल रहा है तो किस तरीके से डेंसिटी की वैल्यूज हैं। नोबडी विल आस्क यू द वैल्यूज, ठीक है बेटा, ठीक है। अब सवाल आता है बेटा कि अपन चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो डेंसिटी बढ़ रही है, अभी अचानक से जिंक में डिप आता है ना। अचानक से तुम्हें डिप का मतलब बेटा गिरावट है ना, डिप इन डेंसिटी आता है, तो डेंसिटी जिंक की हमें थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देती है बेटा। क्या दिखाई देती है? थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देती है। अब ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ जो जिंक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और तुम्हें पता है कि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो जैसे ही आप देखते हैं कि आपके जिंक की जो वॉल्यूम है वो बढ़ गई है बेटा, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है ना। उसकी वॉल्यूम बढ़ती है इसलिए उसकी डेंसिटी, और वो वॉल्यूम को आप अपने साइज से रिलेट कर सकते हो। कॉपर और जिंक का साइज बढ़ रहा था क्योंकि सिग्मा डोमिनेटिंग था, तो उसका साइज बढ़ता है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है तो डेंसिटी कम हो जाती है। करेक्ट बेटा, ये चीज़। अब आप ध्यान से देखना बेटा कि जैसे आप अपना लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो स्कैंडियम की जो डेंसिटी है वो सबसे कम होती है। एक तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑस्मियम और इरिडियम की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहती है। ऑस्मियम और इरिडियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, ये ध्यान रखना है। और उसमें भी किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किसकी डेंसिटी कम है, ये बेटा कुछ लर्निंग पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। इनमें आपसे कोई रीज़न नहीं पूछता है, बट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेंसिटी पे से वैसे भी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, बहुत मुश्किल से ही आते हैं। 3D सीरीज़ में सबसे ज़्यादा जो हमें डेंसिटी दिखाई देती है बेटा वो कॉपर की दिखाई देती है ना। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है बेटा? कॉपर की होती है। वैल्यू, अब देखो बेटा एक सवाल आपसे ना और भी बहुत बार पूछा जाता है, वो पूछते हैं कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स form most of the compounds with oxygen and fluorine, ऐसा क्यों होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ज़्यादातर नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो हैं बनाते हैं या तो ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ? ऐसा क्यों होता है बेटा? देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँगी कि भाई हमारे पास MnO4 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, हमारे पास MnF4 एग्जिस्ट करता है, हमारे पास K2Cr2O7 एग्जिस्ट करता है ना। ऐसे सारे के सारे कंपाउंड ज़्यादातर जो आप देखोगे वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही बनाते हैं। भाई ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले रीज़न की बात करते हैं। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो आपके ऑक्सीजन, जो बेटा आपका ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन होता है बेटा, आर मोस्ट electronegative elements. They are the most electronegative elements. आपसे NCERT के हिसाब से जो रीज़न है वो आपको टिक करना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन दुनिया के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो वो किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, तो बॉन्डिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे एलिमेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को आपको पता है कि ये सब मेटल्स हैं, एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, सो दे विल बी अट्रैक्टेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। करेक्ट। अब ये बात ध्यान रहे। अब उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि वाई ऑक्साइड्स
oxides are more than, why oxides are more than fluorides in D block elements, in D block elements। ऐसा क्यों होता है बेटा कि आपके पास जो है ऑक्साइड्स ज़्यादा होते हैं, फ्लोराइड्स कम होते हैं, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ऐसा क्यों होता है? अब देखो, रीजन मैं लिख रही हूं, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देयर विल बी लेस क्राउडिंग, देयर विल बी लेस क्राउडिंग। सेकेंड ऑप्शन, देयर विल बी लो कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड तीसरी चीज, फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स, है ना। अब पहले इस चीज को लिखो, मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल लेकर इस चीज को समझाती हूँ। मान लो बेटा कि मैं आपसे बात करूं, मेरे पास एक कंपाउंड है MnO4 नेगेटिव, है ना, जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 -2 इज इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +7, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज कितनी हो गई बेटा, +7। ठीक है, क्या हमारे पास MnF7 हो सकता है जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जिसमें बेटा मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 आए? क्या ऐसा हो सकता है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, दोनों में ही बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +7 है, बट ये पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल नहीं होता। अब ऐसा क्यों? ये चीज़ हम इसके स्ट्रक्चर से ऑब्जर्व करते हैं। देखो बेटा, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ MnO4 नेगेटिव का, तो उसका स्ट्रक्चर बेटा इस तरीके से बनता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ MnO4 नेगेटिव। और अगर मैं सोचूं कि MnF7 पॉसिबल होता तो वो ऐसा बनता, है ना। अगर बेटा MnF7 पॉसिबल होता तो वो ऐसा बनता। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंगनीज के आसपास सिर्फ 4 ऐसे एटम्स हैं जो मैंगनीज को सराउंड कर रहे हैं, बट जब आप MnF7 की बात करते हो तो आपको सराउंड करने वाले जो एटम्स हैं वो 7 हैं। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि मैंगनीज मैक्सिमम बॉन्ड 7 ही बना सकता है। अब जो उसने 7 बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड में 2 बॉन्ड्स ले लिए, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन है वो सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है। लेकिन अब आपका जो फ्लोरीन है बेटा, वो तो कोई डबल बॉन्ड बना नहीं सकता, क्योंकि वो तो कोई पाई बॉन्डिंग करता नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हेलोजेंस पाई बॉन्ड्स में जो हेलोजेंस में जो फ्लोरीन है वो पाई बॉन्ड नहीं बनाता, इट डज नॉट मेक एनी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो उसको सिंगल बॉन्ड से ही बॉन्डिंग करनी पड़ती है। लेकिन ऑक्सीजन के पास ये चीज़ है कि वो पाई बॉन्ड बना सकता है, जिससे कि ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो किसी भी सेंट्रल एलिमेंट के साथ कवर कर सकता है। सबसे पहली चीज़, पाई बॉन्ड फ्लोरीन नहीं बनाता। दूसरी चीज़, जब हम फ्लोरीन के साथ ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमारे पास इतने सारे एटम्स मैंगनीज को सराउंड कर रहे हैं, यहाँ पर कम एटम सराउंड कर रहे हैं। तो अगर आपके आसपास ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो बेटा वो अड़ने लग जाते हैं आपस में, एक फ्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन आपस में अड़ने लग जाते हैं, जिसको हम क्राउडिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको भीड़ भड़क का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्राउडिंग आपको यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्राउडिंग ऑब्वियसली कम दिखाई दे रही है, तो क्राउडिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। कोऑर्डिनेशन नंबर इन केसेस में कम रहता है, इस केस में ज़्यादा रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि सेंट्रल एटम के आसपास कितने एटम्स सराउंड कर रहे हैं। यहाँ बेटा सिर्फ 4 ही सराउंड कर रहे हैं, यहाँ पर 7 सराउंड कर रहे हैं। मैंगनीज फ्लोरीन के साथ जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंपाउंड बना पाता है वो बेटा MnF4 ही बना पाता है। मैंगनीज अपने आसपास 4 बॉन्ड से ज़्यादा, है ना, 4 एटम से ज़्यादा सराउंड कर ही नहीं पाता, तो MnF7 कंपाउंड पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? फिर से रीजंस पे आओ। लेस क्राउडिंग रहती है, MnO4 नेगेटिव में लेस क्राउडिंग थी, लो कोऑर्डिनेशन नंबर था, है ना बेटा। क्या था? लो कोऑर्डिनेशन नंबर था। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि आपके आसपास कितने एटम सराउंड कर रहे हैं। MnO4 नेगेटिव में 4, MnF7 में 7, और फ्लोरीन पाई बॉन्ड्स बना नहीं सकता, ये भी उसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है बेटा, चलते हैं अब हम आगे। 3D सीरीज में मैक्सिमम डेंसिटी कॉपर की सबसे ज़्यादा होती है बेटा, और पूरे के पूरे डी ब्लॉक में विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, वो इरिडियम है
है ना बेटा, वो इरिडियम है पूरे के पूरे इन ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ इन ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इरिडियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। डेंसिटी पे बस इतना ही बेटा। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम होता है बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या मतलब है इस बात का? देखो, अब देखो बेटा, हमारे पास एक चीज़ होती है, एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं लैटिस। क्या कहते हैं बेटा? लैटिस। तो जब आप मेटल को बनाते हो ना, अगर आप मेटल का इनसाइड स्ट्रक्चर देखते हो, अगर बेटा आप मेटल का इनसाइड का स्ट्रक्चर देखते हो तो वो कुछ ऐसे बनता है। मेटल का एक लैटिस होता है। अगर किसी बच्चे ने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो वो बेहतर तरीके से समझ पाएगा, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। देखो बेटा, ये आपके पास आपका पूरा का पूरा एक क्यूब जो होता है, ये जो पूरा का पूरा बेटा आपके पास क्यूब है, इस क्यूब को हम लैटिस कहते हैं। इस क्यूब को बेटा हम लैटिस कहते हैं, और इसे हम कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं बेटा लैटिस पॉइंट्स। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। तो जहाँ पर लैटिस पॉइंट्स होते हैं ना बेटा, वहाँ पर आपका मेटल प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो कि मैं आपके सामने लिखूं कि मेरे पास प्रेजेंट है कॉपर सॉलिड, तो बेटा कॉपर सॉलिड का मतलब ये नहीं है कि मैं एक कॉपर के एक एटम की बात कर रही हूँ। कॉपर सॉलिड का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा लैटिस होगा, ये भी कॉपर होगा, ये भी कॉपर होगा, ये भी कॉपर होगा, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, ये सब के सब कॉपर के एटम्स प्रेजेंट होंगे। अगर आप कॉपर सॉलिड लिख रहे हो तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 डायमेंशनल लैटिस के फॉर्म में होता है। ठीक है। सबसे पहले ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं इसी लैटिस को ऐसे बना देती हूँ। अगर हम एक अंदर मेटल के स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो इस तरीके से मेटल का इनसाइड स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर बहुत सारे मेटल एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड बना के प्रेजेंट होते हैं बेटा, है ना। इस तरीके से एक बॉन्ड बना के आपका पूरा का पूरा मेटल का एक लैटिस होता है। तो बेटा मान लो कि मैंने यहाँ पे 1 मोल ऑफ अ मेटल ले लिया। मैंने कोई भी मेटल ले लिया, 1 मोल ले लिया उसका, यानी कि अगर मैं कॉपर ले रही हूँ तो मैंने 63.5 ग्राम कॉपर ले लिया, है ना। 1 मोल ऑफ अ मेटल ले लिया, यानी कि उसका जितना एटॉमिक मास है उतना ग्राम मेटल ले लिया। अब मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा? मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, है ना। उसे हम कहते हैं हमारी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। The amount of energy required to break 1 mole of a lattice into individual atoms is called as enthalpy of atomization. तोड़ के हमें एटम्स दे दो। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो एनर्जी लगेगी जो तुम्हें इस काम को करने में यूज होगी। सबसे पहले बेटा पूरा का पूरा लैटिस देखो, ये तुम्हारा पूरा लैटिस होता है। हर एक रिस्पेक्टिव मेटल दूसरे मेटल के साथ कनेक्टेड होता है। अगर हम उसको ऐसे समझना चाहें तो वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रखेगा। तो लैटिस का मतलब ये कि तुम्हें सारे के सारे मेटल के बॉन्ड्स को तोड़ देना है और इंडिविजुअल एक एक मेटल में उसको कन्वर्ट कर देना है। जितनी एनर्जी लगेगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो होगी। अब बेटा लिखा है डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ लैटिस इनटू इंडिविजुअल एटम। 1 मोल ऑफ अ लैटिस ऑफ अ मेटल, है ना। मेटल कौन? ट्रांजिशन मेटल। सारे के सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल होते हैं, करेक्ट। ठीक है। अब बेटा ये चीज़ ध्यान रहे। अब देखो तुम एक चीज़ मुझे छोटी सी बताओ, तो मुझे एक छोटी सी चीज़ बताओ, वो ये है बेटा कि अब एक मेटल दूसरे मेटल के साथ अगर कनेक्शन रख रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो उसके पास प्रेजेंट है वो उसी के थ्रू हुई उनसे बॉन्ड बना रहा है ना बेटा। जो मेटल है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही तो बॉन्ड बना रहा है। और कैसे बनाएगा बॉन्ड? यही तो तरीका है बॉन्ड को बनाने का। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटर द number of unpaired electrons, greater the number of unpaired electron, greater is the enthalpy of atomization बेटा।
मुझे बताओ क्या मैं ऐसा कह दूं? भाई जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा मेटल बॉन्ड बनाएगा, और उतनी ज्यादा तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी उन सारे के सारे बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उस पूरे 1 मोल ऑफ अ मेटल के लैटिस को इंडिविजुअल एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए। उसी को ही तो ना कहोगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो जितने ज्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा बेटा बॉन्ड और उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ये है बेटा कॉन्सेप्ट। तुम्हें सवाल एक ही पूछा जाता है। अब बेटा आप बोर्ड्स के बच्चे हो तो तुम्हें एक ही सवाल पूछा जाएगा और वो ये होगा, वाई जिंक हैज लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यहाँ से बस एक ही सवाल बनता है और मुझे नहीं लगता कि इस क्लास में ऐसा कोई भी बच्चा होगा जो इस सवाल का अब आंसर ना दे पाए। सिंपल सी बात है बेटा कि सबसे पहले जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या है बेटा? आर्गन है, 3d10 है, 4s2 है, यही है। जिंक डू नॉट हैव unpaired electron, hence its bonding is weak, with other zinc atoms, very less energy is required to break its lattice. To break बेटा its lattice. नींद में भी याद होना चाहिए कि इसका मैम ने क्या रीजन लिखा है। एक ही सवाल बस यहाँ से बनता है, बस एक ही सवाल, और कोई सवाल तुमसे यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जितना मैम ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इधर चाहिए, इधर चाहिए बेटा। लिखिए, मैं हट गई हूँ, पॉज करके लिख लीजिए। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आप समझ गए हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए? बिल्कुल। amount of heat required to convert solid into liquid, है ना? कितनी आपको हीट चाहिए कि आप किसी रिस्पेक्टिव सॉलिड सब्सटेंस की स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें। उसकी सॉलिड स्टेट को लिक्विड में पहुंचाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल भाषा में डेफिनेशन हमने लिखी है, ठीक है? ओके, अब क्या है बेटा? सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि तुम्हारे पास जो तुम्हारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और जो तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले ध्यान रहे कि मेल्टिंग पॉइंट, देखो बेटा हैं दोनों ही मेटल, लेकिन फिर भी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान रहे, ऐसा क्यों है ना? ये जो ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का, ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीज़न? रीज़न है बेटा कि तुम जानते हो कि जब हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं, है ना, जब हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें NS1 होता है, NS2 होता है। ओनली S electrons participate in bonding. तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉन्ड बना लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉन्ड बना लोगे, इससे ज़्यादा तो बना नहीं पाओगे। इतना ही बना पाओगे ना, इतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम तुम्हारे पास हो सकते हैं। तो अब डी की बात करते हैं। डी के अंदर जब आप डी ब्लॉक की बात करते हो बेटा,
तो वहाँ पर जो है n-1 d 1 से लेकर 10 और ns 0 से लेकर 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो हम लिखते हैं ना बेटा यहाँ पर कि बोथ d एंड s इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट, है ना बेटा, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग बेटा, ये बात ध्यान रहे। बोथ डी एंड एस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। तो तुम्हें खुद पता है यार यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 2 ही तो ना बना सकता है, लेकिन जो अपने पास अपने डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें डी के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, एस के इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं। तो भाई ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड कौन बनाएगा? तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स form greater number of bonds, form बेटा greater number of bonds बेटा, they form greater number of bonds, ध्यान रहे, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट में कि जब तुम अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करो, पहले तो तुमने बेटा डी ब्लॉक और एस ब्लॉक का कर लिया कंपैरिजन, अब जब तुम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करोगे तो ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज़्यादा बेटा आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, उतने ज़्यादा आपका मेटल बॉन्ड बनाएगा बेटा, उतना ज़्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा उन सारे के सारे बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, तभी जाके आपका जो भी मेटल है वो मेल्ट होगा। जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनाएगा मेटल, जितने ज़्यादा मेटल बॉन्ड बनाएगा, जितने ज़्यादा मेटल बॉन्ड बनाएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, है ना, उतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, तो मेल्टिंग पॉइंट बेटा बढ़ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के, ये ध्यान रहे बात। अब सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि हमसे सवाल क्या पूछा जाता है ना। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, ये तुम जानते हो, ठीक है बेटा। हम और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे मोर number of unpaired electron, more the number of beta unpaired electron, more is the number of bonds formed by the metal, formed by the metal beta, more the number of bonds formed by the metal and more is the melting point। अब सवाल पे मेरा ध्यान अब है, सवाल पे। सवाल क्या पूछा जाता है? सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन आता है बेटा कि हमारे पास जो क्रोमियम होता है, जो हमारे पास मोलिब्डेनम होता है और जो हमारे पास टंगस्टन होता है, इन तीनों का हाईएस्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट। पूरी की पूरी 3D सीरीज के अंदर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो होता है क्रोमियम का। अब ऐसा क्यों होता है? ये चीज़ छुपी है बेटा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको हम अगले ही पेज पे लिखेंगे, हम इसको बेटा अगले पेज पे लिखेंगे, मुझे क्योंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए। आप लिखो, पॉज करो, लिखो। अब देखो बेटा, अगर तुम बात करते हो क्रोमियम की, तुम बात करते हो मोलिब्डेनम की, तुम बात करते हो टंगस्टन की, ये जो पूरा ग्रुप है ना बेटा, ये पूरा का पूरा ग्रुप हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखता है ना। ये आपके पास 3D सीरीज है, ये आपके पास 4D है और ये आपके पास 5D है। सबसे पहले ये पूरी की पूरी सीरीज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखती है। इसमें भी टॉप टू बॉटम जाते समय मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। पूरे के पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में टंगस्टन हैज़
हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, पूरे के पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। ये कोई भी बच्चा अपने दिमाग में से बात ना बाहर निकाले। क्रोमियम और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है वो क्या रखता है बेटा, N-1 D5 बेटा और NS1, ये इस पूरे के पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा। आपका जो ये रिस्पेक्टिव ग्रुप है, इस पूरे के पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D5 और NS1 होती है। इनके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस पूरे के पूरे ग्रुप के हर एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, और इन तीनों में सबसे ज़्यादा टंगस्टन का, क्योंकि टॉप टू बॉटम मैंने बोला कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। ये बात किसी भी बच्चे के दिमाग में से ना निकले। मैंगनीज का पूरा जो ग्रुप होता है, मैंगनीज टेक्नीशियम वाला जो ग्रुप है आपका, है ना, ये आपका क्रोमियम के बाद आता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट में आपको डिप दिखाई देता है ना। क्रोमियम के बाद जब अपन मैंगनीज पे जाते हैं, आपके पास एक ग्राफ है आपके एनसीईआरटी में, आपके पास एक ग्राफ है बेटा एनसीईआरटी में, उसमें आप देखते हो, है ना, उसमें आप इस चीज़ को देखते हो कि आफ्टर क्रोमियम देर इज dip in the melting point। हमें ये चीज़ें, ये पॉइंट हमसे कोई पूछेगा नहीं बेटा, ये पॉइंट आपसे डी ब्लॉक एलिमेंट का पूछा नहीं जाता है आपके बोर्ड्स में। बस आपको पता होना चाहिए, है ना, कि क्रोमियम के बाद जो मैंगनीज हम आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है ना। मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा वो क्रोमियम का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मैंगनीज। ये भी बात का आप ध्यान रखना, देयर इज अ टिप। हर बच्चा इस बात को ध्यान रखे। ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इसी ग्रुप में है, तो इनका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। मैंगनीज में डिप दिखाई देता है क्रोमियम के बाद। अगला सवाल बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट से आपसे पूछ लेते हैं वो ये है कि जो हमारे पास हमारा ग्रुप नंबर 12 होता है ना, जिसमें हमारे पास जिंक आता है, हमारे पास कैडमियम आता है, हमारे पास मर्क्यूरी आता है। कॉपरनेशियम से बेटा सवाल नहीं पूछते क्योंकि वो 6D सीरीज़ का है। 6D सीरीज़ से सवाल आपके पास नहीं आते हैं, जेई में भी नहीं आते हैं, नीट में भी नहीं आते हैं, ना ही बोर्ड्स में आते हैं। तो टेंशन फ्री रहो। बस जो ट्रिक सिखाई थी रदरफोर्ड डूबा वाली, उसे बस एलिमेंट्स याद रख लेना, एलिमेंट्स के नाम याद रख लेना, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद रख लेना, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है बेटा, ध्यान रहे। तो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी ये बेटा ग्रुप 12 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, पूरे ग्रुप की N-1 D10 होती है और NS2 होती है। अब तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है, कि इस ग्रुप के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रहे बेटा, लिख रही हूं मैं यहाँ पे कि ग्रुप 12 एलिमेंट्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट बेटा, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। दे डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे डू नॉट हैव बेटा एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। देयर बॉन्डिंग इज वीक, दे हैव वीक बॉन्डिंग बेटा, दे हैव वीक बॉन्डिंग। अब देखो इस तरीके से आंसर्स लिख रही हूँ कि तुम्हें सिर्फ इनको अपनी सब्जेक्टिव की कॉपी में सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, तुम्हें परेशानी नहीं आएगी बेटा। कोई भी लिखवा भी रही हूँ साथ साथ में, है ना, कि तुम्हें कैसे लिखना है, तुम्हें किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता बेटा बोर्ड्स में कि तुम्हें कितना आता है, तुम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ध्यान रहे, ठीक है, ओके मैम। और इसमें भी बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा जिंक का होता है, फिर कैडमियम का होता है, फिर बेटा मर्क्यूरी का होता है। ये भी ध्यान रहे, मर्क्यूरी इज हैविंग द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका बेटा लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है पूरे के पूरे इन ऑल डी ब्लॉक, इन ऑल बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो
ये नहीं पूछेगा कोई, ये सिर्फ तुम्हारे कभी टकर जाए तो ये जो पॉइंट्स मैंने तुम्हें ऐसे ओपन करके लिखे हैं ये तुम्हें पता होने चाहिए। जिंक कैडमियम मर्क्यूरी ग्रुप 12 के बारे में, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी बेटा ग्रुप 12 के बारे में। अब आ जाओ बेटा तुम अगले टॉपिक पे जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना। अब ध्यान रहे जो हमारे बेटा जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो मैग्नेटिज्म, डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो बेटा मैग्नेटिज्म, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास मैग्नेटिज्म शो करते हैं, दे शो मैग्नेटिज्म सबसे पहले। अब मैग्नेटिज्म में वो किस किस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, जब हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं बेटा तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कुछ टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे कुछ बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि आपके पास सब्सटेंसेस होती है बेटा सबसे पहले डायामैग्नेटिक, है ना, फिजिक्स में भी आप इस चीज़ को पढ़ते हैं। डायामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जिनके अंदर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। फिर आपके पास एक सब्सटेंसेस आते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक, क्या आते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आते हैं जिनके अंदर प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, जिनके अंदर बेटा प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बेटा ध्यान रहे कि अगर आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी हमसे पूछा जाता है निकालने का, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा रूट n इंटू n+2 bm। bm बेटा आपके पास यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, जिसे हम कहते हैं बोहर मैग्नेटन। और यहाँ पर जो n होता है बेटा वो होता है आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा। और जो आपके पास bm होता है वो आपके पास होता है बोहर मैग्नेटन, क्या होता है बेटा, बोहर मैग्नेटन, जिसे हम यूनिट कहते हैं बेटा, जिसे हम यूनिट कहते हैं किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की, यूनिट कहते हैं बेटा हम जिसे किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो करते हैं मैग्नेटिज्म। कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं बेटा जिनके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, पहले सुनना है ना। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तभी वो मैग्नेटिज्म शो करेगा, तभी वो मैग्नेटिज्म शो करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट आपको तभी दिखाई देगा। और मैग्नेटिक मोमेंट को पेपर पे निकालने का तरीका होता है रूट n इंटू n+2 bm। bm है यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज द बोहर मैग्नेटन, और n का मतलब है बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि मैंने आपके सामने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो मैक्सिमम बेटा डी ब्लॉक के अंदर 5 ही हो सकते हैं, है ना बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आप कितने ही शो कर पाएंगे, 5 ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना बेटा। एक ये हो सकता है, 2 3 4 5, मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 5 ही हो सकते हैं। अब अपन देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ आती है। अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पुट करो रूट 1 इंटू 1+2 यानी कि कितना, रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। फिर तुमने पुट करा बेटा 2, तो क्या आया 2 इंटू 2+2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, है ना। 2+2 4, 4 2 ज़ा 8, रूट 8 आ गया। फिर आता है बेटा 3, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 3+2, 3+2 कितना होता है बेटा 5, 5 3 ज़ा कितना होता है बेटा 15, तो आपने यहाँ 15 पुट कर दिया, है ना। फिर आता है 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 इंटू 4+2, 4+2 6, 6 4 ज़ा 24, और यहाँ बेटा 5, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 इंटू 5+2 7, 5 ज़ा 35, है ना। 5+2 इज 7, 7 5 ज़ा 35, है ना।
अब तुम एक चीज़ पे और ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका पहला डिजिट 1 होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो पहला डिजिट 2 होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो डिजिट होगा 3, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है तो पहला डिजिट होगा 4, 5 है तो पहले डिजिट होगा 5। और कभी भी किसी बच्चे को क्वेश्चन करने के समय ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, मान लो बोलता है कि कोई कॉम्प्लेक्स है या कोई आयन है, उसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ, ऐसे आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। देखो बेटा, जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन लेके समझाती हूँ, कहता है कि कॉपर +2 का हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाओ। हमें किसका? कॉपर +2 का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाओ। हमें एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाओ तुम सबसे पहले कॉपर +2 का। तो कैसे निकालोगे बेटा? आप सबसे पहले लिखो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है बेटा? आर्गन होता है 3d, 10 होता है, 4s 1 होता है। जब आप कॉपर +2 लिखोगे तो कितना आएगा बेटा? आर्गन आएगा, फिर कितना आएगा? 3d 9 आएगा। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। सबसे पहले नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास तो बेटा सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितना है आपके पास? तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 ही है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जब आप निकालने लगेंगे तो क्या आएगा? 1 × 1 + 2, यानी कि बेटा सिर्फ कितना? √3। अब आपको अगर आंसर पूरा लिखना है तो आप पूरा लिख लो, नहीं तो आप √3 देखो, जो भी आपको सही लग रहा है। आप बोर्ड्स में √3 तक भी छोड़ के आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 1.73 लिख के आना है, कोई परेशानी नहीं है, दोनों चीज़ें सही है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक ही पे ही फोकस करना है। जैसे एक और देख लेते हैं बेटा। कहता है आपसे मैंगनीज +2, है ना। क्या कहता है बेटा? मैंगनीज +2। अब सबसे पहले लिखो तो मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कितनी होती है बेटा? आर्गन 3d5 4s2, है ना। और मैंगनीज +2 की होती है आर्गन 3d5 बेटा। मैंगनीज की कितनी होती है +2 की? आर्गन 3d5। अब तुम्हें निकालनी है इसकी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना बेटा। कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं बस वो देख लो तुम। तो क्या आता है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। n की वैल्यू बेटा कितनी है? 5। पुट कर दो, √5 × 5 + 2, 7 5 35 bm। आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने आने चाहिए। अभी तो बेटा आप सिर्फ आयंस का या फिर किसी रिस्पेक्टिव एटम का ही निकालना सीखो। जब तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर पे आओगे तब तुम्हें कॉम्प्लेक्सेस का भी सिखाऊंगी, बहुत क्वेश्चन आते हैं उस पर। अभी फ़िलहाल आयंस का ही करना है, बस सीख लो कैसे करना है। जब अपन को ज़रूरत पड़ेगी ताकि तुम्हें फिर कोई परेशानी ना हो, तुम्हें पता हो कि क्या करना है ना। चलो अब चलते हैं बेटा आगे की तरफ। इतना हमने मैग्नेटिक बिहेवियर सीख लिया है। मुझे तुमसे बस अभी इतने ही मैग्नेटिक बिहेवियर की ज़रूरत है, बस इतना सीख लेना। बाकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, वो मुझे कोऑर्डिनेशन में ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर मैं तुम्हें बताऊँगी कि इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। ठीक है बेटा। अब एक और सवाल, चलो मन कर रहा है पूछ लेती हूँ। तुमसे कहता है कि अगर कभी भी हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, अगर तुमसे बोलता है कि हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है, मान लो कहता है 4.90 bm है ना, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, है ना। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होंगे? तो ऑप्शन 1 बोलता है 1, ऑप्शन 2 बोलता है 3, ऑप्शन 3 बोलता है बेटा 5 और ऑप्शन 4 बोलता है बेटा 4। अब तुम्हें
इतना मैंने सिखा दिया है कि पहला डिजिट देख के तुम अपना आंसर कर सकते हो, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। तो ये चीज़ भी ज़रूरत है ना। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होने चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में अगर वो बोले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बताओ, तो बेटा तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, या तो 3D6 लिखा हो या फिर 3D4 लिखा हो। इन्हीं दो सिचुएशंस में ही आपके पास जो n की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। इन्हीं दो सिचुएशंस में ही जो n की वैल्यू है वो 4 आएगी, और किसी में हो ही नहीं सकती। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी आना चाहिए, और अगर साफ साफ लिखा है तो वो भी आना चाहिए। समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ। जैसे 3D6 है, और बेटा कौन सा 3D4 है। लिख देती हूँ, मुझे पता है तुम्हें आता है, बट स्टिल लिख देती हूँ। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना बेटा। तो क्या आता है 1 2 3 4 5 अब 6। अब तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा 4, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6 है तो। और अगर 3D4 ही है बेटा तो वैसे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 ही होंगे। तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या है और नंबर टोटल डायरेक्टली क्या है, सब आना चाहिए बेटा तुम्हें। करेक्ट, ध्यान रहेगी ये चीज़। बिल्कुल मैम। अब चलते हैं बेटा आगे की तरफ। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा एक टॉपिक जिसका नाम क्या है, एलॉय फॉर्मेशन। अब देखो एलॉय का क्या मतलब होता है। एलॉय का मतलब होता है बेटा, एलॉय का मतलब होता है कि हम एक मेटल को, है ना, हम बेटा या तो एक मेटल को मेटल से मिला दें, या फिर हम एक मेटल को किसी नॉन मेटल से मिला दें, है ना। हम पुराने ज़माने में जब थे ना बेटा, तो हमें कभी कभी किसी मेटल की कुछ प्रॉपर्टी और किसी और मेटल की कुछ प्रॉपर्टी को मिक्स करना था। अब कोई हार्ड है प्लस कोई एक है जो सोनरस है। जो हार्ड वाला है वो सोनरस नहीं है, मतलब कि उसमें से आवाज़ नहीं आती अगर हम उस पर डंडा मारें, तो दूसरा सोनरस है। तो हम चाहते हैं कि दोनों चीज़ें मिल जाए ताकि हम अच्छी बेल्स बना सके, है ना। तो हम उन दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों को पिघलाएंगे, मिक्स कर देंगे, हम एलॉय बना देंगे ताकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ उस तीसरे सब्सटेंस में आ जाए। ऐसा हम अपनी नीड के हिसाब से करते हैं कि हमें क्या चीज़ें चाहिए। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, दोनों चीज़ों को मिला के देखते हैं कि क्या हमारा पर्पस सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया, तीसरी चीज़ सही बनी, तो हम उसे बोल देते हैं बेटा एलॉय। तो आप एक मेटल को मेटल से मिलाइए या आप एक मेटल को नॉन मेटल से मिलाइए, तभी आपके पास एलॉय बनता है। इट इज़ लाइक यू आर एनहेंसिंग और यू आर चेंजिंग द प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड, है ना। हम लिख देते हैं इस बात को भी, मिक्सिंग टू चेंज प्रॉपर्टीज, mixing to change properties according to the needs, according to the needs। यहाँ हमारे रूम में एक फुस करके एक चीज़ लगी हुई है, जैसे वो जब फुस करती है तो हम ऐसे डर जाते हैं। तो बहुत बार तुम मुझे पढ़ाते पढ़ाते ऐसे चमकते हुए देखोगे, तो समझ जाना वो आवाज़ आई एंड मैम डर गई, है ना। तो मिक्सिंग टू चेंज प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू द नीड्स। जैसे आपके पास हो सकता है बेटा कि आप स्टील देखते हो, है ना। स्टील होता है तो आपको पता है स्टील के अंदर आयरन होता है, कार्बन होता है एग्जाम्पल के लिए, है ना। अकेला आयरन नहीं, आयरन के अंदर थोड़ा सा हम कार्बन डाल देते हैं तो वो स्टील बन जाता है ना। अब हमें पता है कि हमारे को आयरन की ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो हम स्टील ले लेते हैं। स्टील में थोड़ा रस्टिंग कम होता है, तो कार्बन डाल के हमने अपने हिसाब से प्रॉपर्टी को एनहेंस कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये है एलॉय। एलॉय से बेटा ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, ठीक है, ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं उससे। एलॉय पे एक सवाल आएगा, लेकिन वो तुम्हारा एक लेंथेनॉइड्स में आएगा। मैं उसको यहीं मेंशन कर देती हूँ कि वो लेंथेनाइड्स में आता है बेटा। लेंथेनाइड्स में एक एलॉय पे सवाल आता है। आपके पास ना एक एलॉय होता है जिसका नाम होता है मिश मेटल।
आपके पास एक एलॉय होता है बेटा जिसका नाम होता है मिश मेटल, मैं उसको यहीं पे ही मेंशन कर दे रही हूँ, बाद में नहीं करूँगी, यहीं कर देती हूँ, है ना। उसमें क्या होता है बेटा, लेंथेनॉइड्स होते हैं, प्लस आयरन होता है, प्लस होता है ये सब होते हैं। इसको तुम याद रखोगे ऐसे, इस पूरी चीज को तुम याद रखोगे शाकाल, है ना। अब लेंथेनॉइड्स होते हैं और आयरन होते हैं, ये तो तुम ध्यान रखना। एक चीज होती है शाकाल, सल्फर कैल्शियम एल्यूमिनियम, शाकाल। तो लेंथेनॉइड्स होते हैं उसमें बेटा, आयरन होता है, शाकाल बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए उसे यूज़ किया जाता है, बट हमें सिर्फ उसकी कॉम्पोजिशन पे ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये बेटा आपके होते हैं एलॉय। अब चलते हैं आगे। अगली चीज़ आती है बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब देखो ये चीज़ भले यहाँ लिखी है, बट इसका यूज़ जो आएगा ना बेटा, यूज़ आएगा इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के चैप्टर में। कहाँ पे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के चैप्टर में। अब क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं अपन उनसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन उनकी एक प्रॉपर्टी है जो वो शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? जितने रीज़न ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं उसके अलावा और कोई रीज़न नहीं चलेगा, बस जो रीज़न है वही रीज़न है, ये बात ध्यान रहे। कुछ बच्चे किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में घुसा देते हैं तो फिर मार्क्स कटते हैं, उनको लगता है हमारे मार्क्स क्यों कटे। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में यही 3 रीज़न है। अब इनको डिस्कस करते हैं। कहता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है क्योंकि स्मॉल साइज होता है ना। अब देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन वो क्यों करते हैं, रीज़न सबसे पहले सुन लो। स्मॉल साइज होता है ना, हाई आयनिक चार्ज होता है और अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। अब क्या है बेटा, अगर हम कंपैरिजन करें एस ब्लॉक का, अगर हम बेटा कंपैरिजन करें एस ब्लॉक का और डी ब्लॉक का, तो आपको समझ में आता है कि जो आपका डी ब्लॉक है, जो आपका डी ब्लॉक है बेटा, उसका जो साइज होता है, पहली बात तो वो स्मॉल होता है। इसलिए हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों नहीं बना पाते कॉम्प्लेक्स, तो साइज की वजह से वो निगलेक्ट हो गए, स्मॉल साइज है नहीं बना सकते। डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए बनाते हैं, है ना। अब तुम किसी भी एस ब्लॉक के एलिमेंट का चार्ज की बात करोगे, है ना, किसी भी एस ब्लॉक एलिमेंट के चार्ज की बात करोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा +1 शो कर सकता है, +2 शो कर सकता है। लेकिन जो तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट है वो तो बेटा +7 भी शो करते हैं, +6 तक शो करते हैं, +5 शो करते हैं, +4 एटसेट्रा, बहुत ज़्यादा चार्ज शो करते हैं। इवन दे शो +8 ऑल्सो, है ना, इवन दे शो +8 ऑल्सो। तो इन एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। उससे क्या होता है, ड्यू टू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वो एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिहेव करते हैं। वो कैसे बिहेव करते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमसे बात करूं, मेरे पास लिखा है बेटा मैंगनीज +3 लिखा है ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d4। तो इसके ऊपर आ गया है बेटा पॉजिटिव चार्ज, क्या आ गया है बेटा इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। अब ये हो गया है बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, जिस वजह से क्या करेगा, ये किसी इलेक्ट्रॉन रिच चीज़ को अपने पास बुलाता है और कहता है कि हम बॉन्डिंग कर लेते हैं। इस वक्त ये क्या हो गया है बेटा, इस वक्त ये क्या बिहेव कर रहा है, एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिहेव कर रहा है। तो इस वजह से फिर होता क्या है, ये जो मैंगनीज +3 है ना, ये is attracted to इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी, है ना, वो किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी से अट्रैक्ट होता है, जिसे हम अगले चैप्टर में लीगेंड के नाम से जानेंगे, जिसे हम अगले चैप्टर में लीगेंड के नाम से जानेंगे। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है तो ये अट्रैक्ट होता है किसी ऐसी चीज़ से जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, जो हम अगले चैप्टर में जानेंगे कि उस चीज़ को हम लीगेंड कहते हैं, ठीक है बेटा। तो अट्रैक्शन होगा, है ना, मैंगनीज +3 इलेक्ट्रॉन रिच के पास जाके अट्रैक्ट होगा और फॉर्मेशन हो जाती है कॉम्प्लेक्स की। और क्या हो जाती है बेटा, फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स की,
ठीक है। अब स्मॉल साइज क्यों हुआ स्मॉल साइज? क्योंकि मैंगनीज +3 है, चार्ज पॉजिटिव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो आपका साइज स्मॉल हो जाता है। साइज स्मॉल हो जाता है जिसकी वजह से आप लिगेंड से यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। अब क्या होता है बेटा, जब भी ये लिगेंड बॉन्डिंग करने के लिए आता है मेटल के पास तो उसको एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स की ज़रूरत पड़ती है। कैसे ज़रूरत पड़ती है वो हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ेंगे। लेकिन 3 पॉइंट्स, 3 रीज़न, चौथा और कुछ नहीं है, तीनों को याद रखना है बहुत अच्छे से। अगली चीज़ बेटा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब क्या होता है बेटा, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो बेटा आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट, दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट। आप ज़्यादातर अपने आसपास केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ी ली है, तो आपको पता है कहीं पे निकल होता है, पैलेडियम होता है, प्लैटिनम होता है, जेनॉन तो वो हो गया, जेनॉन के नहीं, और भी बेटा क्रोमियम भी रहता है, कॉपर होता है ना, आप कॉपर 573 केल्विन पढ़ते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 होता है, पोटेशियम, मैंगनीज, O, K2Cr2O7 होता है। ऐसे बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, बहुत सारे आपकी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व करती हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट होते हैं, रुथेनियम कैटलिस्ट यूज़ करते हो तुम, है ना। तो क्यों होते हैं बेटा ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट? देखो बेटा, अब तुम केमिकल काइनेटिक्स में इस चीज़ को पढ़े हो कि कैटलिस्ट जो होते हैं ना वो अपना काम कैसे करते हैं। कैटलिस्ट ना बेटा आपको सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जो उस सरफेस पे आके बैठ के चला गया उसकी रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है ना। तो आपने एड्जॉर्प्शन थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है, कैटलिस्ट का ये सरफेस है, तो रिएक्टेंट आता है उड़ता उड़ता इसके सरफेस पे बैठ जाता है। जैसे सरफेस पे बैठ जाता है, कैटलिस्ट और जो आपका रिएक्टेंट है उसके बीच में रिएक्शन होती है और कुछ प्रोडक्ट बन जाता है, फिर वो प्रोडक्ट उड़ के चला जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ होती है। कैटलिस्ट प्रोडक्ट के साथ नहीं गया, आपका कैटलिस्ट ने सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड किया कि जब आपके रिएक्टेंट्स ने कैटलिस्ट के सरफेस पे बैठकर रिएक्शन करी और जो प्रोडक्ट बनाया, तो उस केस में अगर ये कैटलिस्ट का सरफेस नहीं होता तब भी ये दोनों रिएक्टेंट्स जो है रिएक्शन ज़रूर करते, बट आपका प्रोडक्ट इतना फास्ट नहीं बन पाता। अब आप यही रिएक्शन को कैटलिस्ट के सरफेस पे कराओ तो जल्दी प्रोडक्ट बनता है। तो वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है, वहाँ पर हम इस मैकेनिज्म को देखते हैं। तो कैटलिस्ट प्रोवाइड अ सरफेस टू इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, करेक्ट। अब दे शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, इसलिए वो कैटालिटिक एक्टिविटी को शो करते हैं। देखो अब तुम अगर किसी कैटलिस्ट के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि वो बहुत सारी तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर पाता है, तो अब जब रिएक्टेंट आके बैठता है बेटा, तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में भी एक बॉन्डिंग होती है। अब मान लो कि कैटलिस्ट +1 और +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो रिएक्टेंट के साथ जब वो कंबाइन करेगा तो वो +1 और +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ही कंबाइन कर पाएगा, है ना। अगर आपके पास बहुत सारी टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपके सरफेस पे बैठ पाएंगे, अगर आपके पास कम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है तो कम रिएक्टेंट आपके सरफेस पे बैठ पाएंगे, करेक्ट। तो अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ज़्यादा रिएक्टेंट्स आके बैठे, ज़्यादा आपके पास रिएक्शन हो पाएगी उतने से सरफेस के ऊपर, तो ज़्यादा प्रोडक्ट मिल पाएगा, है ना। अब ये है, और बेटा दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अब जब आपके कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट आके बैठ रहे हैं, तो अगर उनके बीच में कोई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं है तो फिर बेटा आपका कैटलिस्ट अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो कैटलिस्ट के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर एक ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो रिएक्टेंट आ रहा है उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सके। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर वो कैटलिस्ट अपना कैटालिटिक एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज़ कि आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, आपके पास बहुत सारी जगह हो जहाँ पर आपका रिएक्टेंट आके बैठ सके। तो आप ज़रा सा 1 ग्राम भी रिएक्टेंट डालेंगे वो इतने सारे सरफेस पे आके बैठ जाएगा कि बहुत सारा आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अब रिएक्टेंट आके बैठा लेकिन रिएक्शन की रेट ही नहीं बढ़ रही, क्यों? क्योंकि आपका जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट के साथ कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर ही नहीं पा रहा, तो भी आपकी जो आपका कैटलिस्ट है वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को शो नहीं कर पाएगा। तो एस ब्लॉक बहुत अच्छे कैटलिस्ट नहीं होते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते, करेक्ट, ना ही उनकी कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ भी बेटा यही है, वो भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करते हैं। ये सिर्फ प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही देखी जाती है, तो इसलिए वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रहे।
तो इसी के साथ ही हम ख़त्म करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करा है। सभी प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत गौर से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, और फिर हम स्टार्ट करेंगे बेटा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में मुश्किल से 2 लेक्चर और लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 लेक्चर और लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, है ना बेटा। तो साथ साथ में करना है चीज़ों को, और बिल्कुल भी प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है कि हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसे फिर काम टलता ही चला जाता है। तो डेली का काम डेली करिए, देयर विल बी नो बैकलॉग्स इन योर लाइफ, ठीक है। मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए बात कर रही हूँ। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।